गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस चैप्टर 4 और पार्ट सेकंड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 इज़ की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके की एलिमेंट्स क्या हैं वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे थे। इन पार्ट वी डिस्कस अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हाउ टू पीपल पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो थ्रू वोटिंग थ्रू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन एंड व्यूज ही पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड नाउ टुडे वी डिस्कस रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको वो रिजॉल्व करते हैं, वो आज हम यहाँ देखेंगे। रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है हिंदी में, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है मतभेद। कि जो डिस्प्यूट हो जाता है कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो लेकिन कोई और पर्सन है वो चाहता है कि ये चीज़ हो, तो जो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है, वो चीज़ कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, तो रिजॉल्विंग दी कॉन्फ्लिक्ट इज आवर टॉपिक। यस, देखिए, हैव यू हेard अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। यहाँ बोल रहा है कि क्या आपने कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है उसके बारे में सुना है। मतलब जो कावेरी नदी है उसके वाटर मतलब उसके पानी को लेकर क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब लड़ाई हो रही है। इफ़ नॉट आस्क योर टीचर अबाउट इट। अगर आपने नहीं सुना है तो अपनी टीचर से आस्क कीजिए, अपनी टीचर से पूछिए। डू यू नो ऑफ एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। क्या आपने किसी और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना है जो रिवर वाटर को लेकर हो, कि पानी के बंटवारे को लेकर हो, कि जो नदी का जो पानी है उसके वाटर को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या सुना है आपने। दीज आर दी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है रिवर के वाटर को लेकर, ये 2 और मोर स्टेट मतलब या तो 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये डिस्प्यूट होता है। किसको लेकर, रिवर के वाटर को लेकर। यस, देखिए, ईच क्लेमिंग मोर वाटर विच फ्लो थ्रू दी रिवर। हर जो स्टेट है वो क्या क्लेम करता है, जैसे कोई रिवर है वो 2 स्टेट से मिलकर जा रही, 2 स्टेट से निकल रही, तो वो जो स्टेट है एक स्टेट कहेगा कि नहीं मैं ज़्यादा पानी लूँगी, दूसरा वाला बोलेगा नहीं मैं ज़्यादा पानी लूँगा। रिवर का जो पानी जा रहा है अब इन दोनों की स्टेट के यहाँ से जा रहा है, तो ये बोलेगा मैं ज़्यादा पानी लूँगा, ये वाला स्टेट बोलेगा मुझे ज़्यादा पानी चाहिए या मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर दोनों स्टेट्स या और भी कोई स्टेट है तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कि इनमें लड़ाई होगी इस रिवर वाटर को शेयरिंग को लेकर। हर स्टेट ये चाहेगा कि उसे पानी क्या मिले, ज़्यादा मिले, ताकि जो उसके स्टेट का क्या हो, डेवलपमेंट हो। यस, फिर देखिए, सम टाइम देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स। इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सी बार जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं और जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनमें डिस्प्यूट हो जाती है, कि जो लेबर वहाँ वर्क कर रही है उसमें और जो वहाँ मैनेजर वगैरह होते हैं उनमें डिस्प्यूट हो जाती है, मतलब वही किसी वर्क को लेकर उनमें भी लड़ाई हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज एवर आफ्टर डिस्चार्ज अबाउट सर्टेन पॉलिसीज़। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो वो क्या है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है। द वुमन आर एगिटेटेड अबाउट द इन्फीरियर पोजीशन इन द सोसाइटी। यहाँ ये बोल रहा है जो वुमेन्स है उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी के अंदर वो कौन सी पोजीशन है, इन्फीरियर मतलब उन्हें कम आंका जाता है। कि अगर मैन से उनको कंपेयर किया जाता है कि जो वुमेन्स है वो कम वर्क करती है या जो उनमें माइंड है वो कम है, ऐसा पहले पास्ट टाइम में सोसाइटी में ऐसा माना जाता था कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स है वो क्या है, वीक है कंपेयर टू मैंस। तो उन्हें क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को। वुमेन्स की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर आज भी वीक है। अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो आज भी हम वहाँ देखते हैं कि जो वुमेन्स की सिचुएशन है, जो लेडीज़ की सिचुएशन है वो गुड नहीं है। आज भी उन्हें सिर्फ एक जो हाउस होल्ड से सारे मतलब अपने जो घर के काम है वही करने होते हैं और उन्हें बाहर जाकर जो वर्क करना क्या होता है, अलाउ नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट में बी बिटवीन 2 और मोर पीपल और बिटवीन ग्रुप और पार्टीज़। यहाँ ये बोल रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो लड़ाई होती है या तो 2 पर्सन में हो सकती है, मोर देन 2 पर्सन, 2 पर्सन से ज़्यादा हो सकती है, एक ग्रुप में हो सकती है, या कोई पार्टी है उसके अंदर क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस ये 2 लोग हैं उनमें ही कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर एक ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं उनमें भी क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो सकता है। या कोई पार्टी है उसके अंदर भी क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। मतलब वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कि वो चाहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं लेकिन कोई कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, मतलब कोई डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं तो सभी उसके लिए क्या है, यस नहीं बोलते हैं। कोई नो बोलेगा, कोई यस बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, कुछ और ही चीज़ बोलेगा, थर्ड चीज़ बताएगा। तो इस तरह से फिर क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है।
यस, फिर देखिए स्टूडेंट्स, इन सच सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अराइज एंड पुलिस फेस डिफ़िकल्ट टास्क। तो बहुत सी बार तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट की ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पुलिस को उसमें इंटरफियरेंस करना पड़ता है। मतलब जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि वो लोग हाथापाई करने लगे, वायलेंस वो लोग करने लग जाते हैं। तो उसके अंदर किसको इंटरफियरेंस करना होते हैं? पुलिस को इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटरफियरेंस करना पड़ता है। यस, और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है पुलिस के लिए भी। आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते होंगे कि लाइक 2 फैमिलीज़ में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो देन पुलिस आई है, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया है, किसी के सर पे लगी है, किसी के हाथ पर लगी और वो हॉस्पिटलाइज उन लोगों को किया गया। तो फिर इस टाइप के जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो पुलिस को उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आना पड़ता है। यस, फिर देखिए, इन सच सिचुएशंस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अराइज एंड पुलिस फेस डिफिकल्ट टास्क। और इस तरह से उस टाइम पुलिस को भी एक डिफिकल्ट टास्क रहता है, पुलिस के लिए भी। सम टाइम प्रोसेशन आर ऑर्गेनाइज बाय टैक्टफुली हैंडल बाय द ऑर्गेनाइज बाय सम रिलीजियस कम्युनिटीज़। कभी कभी जो ये होती है, ये प्रोसेशन मतलब ये आंदोलन या धरना होता है, ये कौन करवाते हैं? कोई रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब धार्मिक जो रिलेटेड लोग होते हैं, किसी धर्म से पर्टिकुलर किसी संप्रदाय से रिलेटेड लोग कभी कभी इस तरह के आंदोलन या धरने करवाते हैं। यस, फिर देखिए, इफ़ दीज प्रोसेशन कॉज में एनी डिस्टर्बेंस इट शुड बी टैक्टफुली हैंडल बाय द पुलिस। और ये जो प्रोसेशन होता है, मतलब ये जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, धार्मिक जुलूस वगैरह जो निकल रहा है, तो उससे क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस होता है। और इसको बहुत ही टैक्टफुली, मतलब बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही अच्छे तरीके से पुलिस को इस चीज़ को हैंडल करनी पड़ती है। जुलूस वगैरह निकल रहा है, लाइक हम लोग भी देखते हैं कि जुलूस के अंदर डीजे बज रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। अगर वो हॉस्पिटल के बाहर निकल रहा है तो पेशेंट्स को डिस्टर्ब होगा, अगर स्कूल के बाहर से निकल रहा है तो स्टूडेंट्स जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उन जुलूस वगैरह की वजह से। तो पुलिस को ये बहुत ही टैक्टफुली इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। यस, नेक्स्ट देखिए, कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ है, मतलब जो लड़ाई हो रही है या मतभेद वो हो रहा है, उसको रिजॉल्व, मतलब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मीन्स द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑल पार्टीज। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग मतलब उसको सॉर्ट आउट करना, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना, मतलब जो जिस पे वो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई को क्या करना, सॉर्ट आउट करना। और बोथ पार्टी, दो जनों के बीच में हो रहा है या 2 से ज़्यादा जनों के बीच में हो रहा है, तो सभी को क्या करना, सेटिस्फाई करना। ये चीज़ कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि जो लड़ाई जिस चीज़ को लेके हो रही है उस पॉइंट को ही क्या कर देना, सॉर्ट आउट कर देना। चाहे वो 2 पर्सन्स के बीच में हो रही है या मोर देन 2 पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, सभी को क्या करना, सेटिस्फाई करना, या उस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्या करना, सॉर्ट आउट करना, इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। यस, फिर देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ वे ऑफ रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम इन अ डेमोक्रेसी। यहाँ ये बोल रहे काफ़ी सारे वेज है, डेमोक्रेसी में अगर प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉर्ट आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके हैं। क्या है, डेमोक्रेसी को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के। A democratic system provide an opportunity for discussion and debate। एक तो हम डिस्कशन करके या डिबेट करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसका तरीका बताया है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि हम या तो डिबेट करें, सेकंड डिस्कशन, कि हम डिस्कशन जिन के बीच में भी 50 मेंबर्स के बीच में अगर प्रॉब्लम आ रही, कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, तो 50 ही एक जगह टुगेदर होंगे एंड देन वी डिस्कस पॉइंट्स, कि किस पॉइंट पर उनको प्रॉब्लम है, वो पॉइंट डिस्कस करके वो उसको क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, या वो डिबेट करके पक्ष विपक्ष रख के कि हाँ अगर हम ये चीज़ लाते हैं तो इसके फेवर में ये है, इसके अगेंस्ट में ये है। इस तरह से डिबेट ऑर्गेनाइज करा के भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, फिर देखिए, तो इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि अगर गवर्नमेंट के अंदर भी जो पार्टी है उसके जो सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो डिबेट या डिस्कशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग देखेंगे, लीडर में एग्री टू कंसीडर अ प्रॉब्लम फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके अलावा जो लीडर्स है उसको उस प्रॉब्लम के बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीक़ों से। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग है यहाँ पर अलग अलग, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ एक ही नज़रिए से नहीं, अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम के बारे में उसे क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, डिफरेंट व्यू से। तो अभी वो उस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉर्ट आउट कर सकता है कि उस प्रॉब्लम को किसी और एंगल से देखे, या जो पर्सन ना कर रहा
रहा है इस चीज़ के लिए, उसके एंगल से भी देखना चाहिए। तो इस तरह से भी हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। यस, फिर नेक्स्ट देखिए, यूजुअली अ बोर्ड एग्रीमेंट इमर्ज आफ्टर डिस्कशन, और इसके बाद क्या है, एक बोर्ड बनाया जाता है। इस डिस्कशन जो करना है कि हम डिस्कशन करने वाले हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए क्या बनाई जाती है, एक बोर्ड कमेटी बनाई जाती है। तो वो बोर्ड कमेटी क्या करती है, उसको सॉर्ट आउट करने का वर्क करती है। जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसको, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का वो ट्राई करती है बोर्ड कमेटी। फिर आप लोग देखेंगे, देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर अदर व्यूज़ इवन इफ़ वी डो नॉट एग्री विद देम। यहाँ ये बोल रहा है अगर हम फिर भी एग्री नहीं होते हैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी शुड बी रेस्पेक्टेड। लाइक अब जो डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, फिर भी क्या है, उससे सेटिस्फाई नहीं है, कि उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, हमने डिबेट भी करके देख लिया, डिस्कशन करके देख लिया, हमने बोर्ड कमेटी बिठा ली, उन्होंने भी सारे डिस्कशंस करके देख लिए, फिर भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस ओपिनियन से। वो लोग चाहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं चाहते हैं, तो फिर जो मेजोरिटी होगी उसे ही लिया जाएगा, कि उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। लाइक 100 मेंबर्स हैं, 80 मेंबर्स से 20 मेंबर ये बोल रहे हैं यस, ये बोल रहे हैं नो, तो फिर ये 80% क्या है, मेजोरिटी में है। तो इनको देखते हुए है वो डिसीजन लिया जाएगा कि मेजोरिटी क्या बोल रही है, कि ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं। मेजोरिटी से मीनिंग है कि ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन या व्यू क्या है, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए फिर वो क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। फाइनल जो डिसीजन होगा फिर वो इसी बेस पे होगा, मेजोरिटी को देखते हुए। अब हम देखेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में स्टूडेंट, की क्या होता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी ये जो वर्ड है, ये टर्म है, आपने पहले भी सुनी हुई है, यू नो अबाउट दिस वर्ड इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स होता है समानता, एंड जस्टिस, जस्टिस के बारे में हम लोग देखेंगे, इक्वालिटी एंड जस्टिस। यस, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ ये बोल रहा है जो भी सिटीजन्स, जो भी नागरिक है वो कानून की नज़रों में समान है, मतलब बिफोर द लॉ वो सभी क्या है, इक्वल है, सब समान है। इक्वल का मीनिंग ही यही होता है, समान, कि सब क्या है, बराबर है। ठीक है, दे शुड बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट। और हम किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं कर सकते हैं उनकी कास्ट को लेकर, उनके रिलीजन मतलब उनके धर्म को लेकर, कि ये इस धर्म से बिलोंग करते हैं या ये इस कास्ट के हैं, उसको लेकर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक हो, हम उसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम ये वर्क नहीं करोगे, या तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो हम तुम्हें हायर नहीं करेंगे जॉब पे, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, जस्टिस मीन्स फेयरनेस इन द वे पीपल आर ट्रीटेड। यहाँ बोल रहा है जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, कि लोगों के साथ, जस्टिस का जो मीनिंग है न्याय, कि लोगों के साथ फेयरली ट्रीट करना। लोग कोर्ट में क्यों जाते हैं, जस्टिस के लिए, कि न्याय के लिए, कि उनके साथ क्या हो, अनफेयरनेस ना हो, फेयरली जो भी डिसीजन लिया जाए फेयर लिया जाए। मतलब जो दो पार्टी है, बोथ पार्टीज़ के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें सुना जाए, और देन किसकी मिस्टेक है ये फाइंड आउट करके देन क्या लिया जाए, डिसीजन। तो जस्टिस इज मस्ट इन एवरी कंट्री। फिर है इक्वलिटी एंड जस्टिस ऑलवेज गो टुगेदर, और यहाँ ये बोल रहा है इक्वलिटी और जस्टिस दोनों साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये इस कास्ट का है या इस रिलीजन का है तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, अनजस्टिस कर रहे हैं, मतलब उसको जस्टिस नहीं दे रहे हैं, और नहीं ये उस कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए इसने गलती की है तो भी कोई बात नहीं, हम इसे पनिश नहीं करेंगे, और ये इस कास्ट का इसने मिस्टेक करी है तो हम इसे पनिश करेंगे। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। तो इक्वलिटी एंड जस्टिस दोनों क्या है, साथ साथ ही चलते हैं, कि जहाँ इक्वलिटी होगी वहाँ ऑब्वियसली जस्टिस होगा, कि हम सभी के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं ऑब्वियसली, और जहाँ जस्टिस है मतलब दैट मीन्स कि वहाँ इक्वलिटी भी अवेलेबल है। तो ये दोनों साथ ही चलते हैं। फिर देखेंगे, इनइक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल मीन्स लैक ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। यहाँ ये बोल रहा है अगर हम इनइक्वलिटी मतलब असमानता लोगों में, इनइक्वलिटी मीन्स होता है असमानता, कि हम सभी के साथ इक्वल ना होकर हम असमानता कर रहे हैं, उनमें भेदभाव कर रहे हैं, अगर वो उनकी क्लास को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो मीन्स लैक ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। तो उसका मतलब है कि सोसाइटी में क्या है, अनजस्टिस है, मतलब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब होता है।
ये इनइक्वलिटी हो रही है, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा। बाकी अगर इक्वलिटी है इसका मतलब लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है, लेकिन अगर इनइक्वलिटी दैट्स मीन्स कि वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लोगों को फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, किसी को प्रायोरिटी दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट जो है देखिए अब पेज नंबर 30 पर, द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉज्ड इनइक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ ये बोल रहा है जो अनटचेबिलिटी है हमारे यहाँ एक इंडिया के अंदर क्या है, इंडियन सोसाइटी के अंदर एक अनटचेबिलिटी वाली जो कि अनटचेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं छुआछूत, कि मतलब हम टच नहीं होंगे, कि आप इस कास्ट के हैं या आप इस रिलीजन के हैं या आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हम आपको टच नहीं करेंगे और आप हमारी चीज़ों को टच नहीं कर सकते। तो ये चीज़ कहलाती है अनटचेबिलिटी, कि हम लोग उन्हें छुआछूत करते हैं, उनको टच नहीं करते हैं, उनके थिंग्स को टच नहीं करते और वो भी हमारी थिंग्स को टच नहीं कर सकते। तो ये चीज़ कहलाती है अनटचेबिलिटी। और इन इंडियन सोसाइटी में जो बहुत पुराने टाइम से ये अनटचेबिलिटी क्या है, लोग बहुत मानते हैं इस चीज़ को। पीपल ऑफ अपर क्लासेस वुड नॉट इवन टच दोज हु बिलोंग टू लोएस्ट कास्ट। यहाँ ये बोल रहा है जो अपर क्लास के जो पीपल है वो लोएस्ट कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनको टच नहीं करते हैं और ना ही उन्हें अपनी थिंग्स टच करने देते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा इस तरह की अनटचेबिलिटी, या आप अपनी ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को भी ये सारी चीज़ें करते हुए देखते होंगे अनटचेबिलिटी वाली, कि जो पुराने टाइम के जो लोग हैं वो अनटचेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आप इस कास्ट के हैं या इस धर्म के हैं तो हम आपके टच नहीं करेंगे, आप हमारे टच नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हम कभी कभी अपने आसपास भी देखते हैं। यस, फिर देखेंगे महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर एंड अदर फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस स्पेशली अनटचेबिलिटी। तो जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर और इसके अलावा भी और काफ़ी सारे लोग हुए, उन्होंने इसके खिलाफ क्या करी थी, लड़ाई लड़ी थी, फाइट करी थी इसके अगेंस्ट की ये जो अनटचेबिलिटी है इसको सोसाइटी से हटाना होगा, कि जो लोगों में ये छुआछूत जो किया जा रहा है कि वो हमारे टच नहीं होंगे, हम उनके टच नहीं होंगे, जो अनटचेबिलिटी से हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। क्योंकि इस अनटचेबिलिटी की वजह से क्या आ रही है, सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी आ रही है, लोगों में असमानता हो रही है कि हम लोगों के साथ इक्वली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं या फेयरली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम अगर उन्हें ऐसा बोलते हैं कि आप लो कास्ट के, हम आपके टच नहीं करेंगे, तो उनके अंदर कितनी बैड फीलिंग अराइज होगी ऑब्वियसली, कि उनको बहुत बुरा फील होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्या होगी, ये इनइक्वलिटी ही इसे ट्रीट करेंगे हम। यस, फिर देखेंगे नाउ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल बाय द लॉ। और इस तरह से अब क्या अनटचेबिलिटी के लिए लॉ बन चुका है कि अगर हम किसी के साथ इस तरह से अनटचेबिलिटी करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, कानून ने इसके लिए, लॉ में इसके लिए पनिशमेंट लिखा हुआ है कि हम इस तरह का बिहेवियर, अगर अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर किसी के साथ करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से जो ये क्या है, एक अनलॉफुल है कि हम अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर करते हैं तो दैट थिंग इज अनलॉफुली, और इसके लिए हमें क्या मिलती है, फिर पनिशमेंट भी मिलती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड ऑन प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग ऑफ वुमेन। अब यहाँ ये बोल रहा है किसी भी सोसाइटी की, किसी भी समाज की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कब होगा, जब वहाँ की वुमेन्स, वहाँ जो महिलाएं हैं उस समाज में जो महिलाएं हैं उनका जब डेवलपमेंट होगा तभी उस सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। अगर वहाँ वुमेन्स क्या होगी, लिटरेट, पढ़ी लिखी होगी, तो ऑब्वियसली वो अपने जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी जो चाइल्ड है, उनको भी क्या करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरह से जो किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या होना ज़रूरी है, मस्ट है, वहाँ लेडीज़ का, वुमेन्स का एजुकेशन होना फर्स्ट है। यस, वुमेन सफरेज एप्लॉइज्ड द जेंडर बेस टू सम एक्सटेंट। यहाँ ये बोल रहा है वुमेन्स को क्या, जेंडर बेस को लेकर, मेल और फीमेल को लेकर उन्हें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। वुमेन्स को ऐसा माना जाता है कि जो मैन से नीचे है या ये इनसे कंपेयर में कम किया जाता है। तो इस तरह से मैन और वुमेन में कंपेयर किया जाता है। फिर देखिए बट वुमेन कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड इन इंडियन सोसाइटी इवन नाउ। यहाँ ये बोल रहा है बट आज भी इंडियन सोसाइटी, मतलब हमारे जो भारतीय समाज में जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उन्हें क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है। मतलब आज भी अगर हम कोई रूरल एरिया में जाके देखें या कोई इस तरह की फैमिली में जाकर देखें तो वहाँ क्या किया जाता है, आज भी वुमेन्स को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता है या प्रोवोक नहीं किया जाता है। उन्हें आज भी कम ही माना जाता है, सिर्फ ऐसा माना जाता है कि सिर्फ ये घर का काम ही कर सकती है, इन्हें बाहर जाने और पैसा कमाने का इनके अंदर माइंड नहीं है, या इस तरह की वो थिंकिंग लेकर चलते हैं कि इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, इन्हें घर का काम, या जो लेडीज़ है सिर्फ वो घर का काम ही करेगी, वो जो मैन है वो क्या करेंगे, सिर्फ बाहर जाकर पैसा। इस तरह की इंडिया में आज भी इस तरह का सोसाइटी के अंदर लोगों की सोच है।
यस, फिर देखिए फीमेल बेबीज़ आर जनरली अनवेलकम इन इंडिया। यहाँ ये बोल रही जब फीमेल बेबी मतलब छोटा बच्चा जब होता है तो अगर वो फीमेल है मतलब वो लड़की है तो उसका आज भी स्वागत नहीं किया जाता है, उसका अनवेलकम मतलब लोग उसे नकारते हैं। लोग अगर लड़की अगर होती है लोगों के यहाँ पर तो आज भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं उस चीज़ को लेके, वो उस बेबी का क्या करते हैं, वेलकम नहीं करते। और अगर यही बेबी बॉय होता है तो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है। और अगर फीमेल बेबी होती है तो क्या किया जाता है, उसको अनवेलकम करते हैं। आज भी इंडियन सोसाइटी में बहुत सी जगह ऐसा हम देखने को मिलता है। यस, फिर देखिए और ऐसा क्या है, देखिए इन मोस्ट फैमिलीज गर्ल चाइल्ड डज नॉट गेट द सेम अटेंशन एज अ बॉय मैटर ऑफ डाइट एंड हेल्थ केयर। यहाँ ये बोल रहा है आज भी हम बहुत सी जगह देखते हैं कि जो इंडियन फैमिलीज़ के अंदर की जो बॉय है, जो लड़का है, उसके जो खाने के ऊपर, उसकी फूड हैबिट्स के ऊपर या उसकी हेल्थ के ऊपर फैमिली बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। उसके पेरेंट्स है या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहीं उस फैमिली के अंदर क्या है, गर्ल है, लड़की है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसकी हेल्थ को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता है या उसकी फूड, उसके खाने को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम देखते हैं बहुत सी बार कि जो ग्रैंड मदर्स वगैरह होती है या ग्रैंड फादर होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं बॉय और गर्ल के बीच में। एजुकेशन को लेकर हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उन्हें पढ़ने नहीं भेजा जाता है, जो बल्कि बॉयज़ को स्कूल भेजा जाता है। अगर गर्ल्स को भेजते हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, और जो बॉय है तो उसको अच्छी स्कूल में हम पढ़ने के लिए भेजते हैं बहुत सारे जने। और यही हम देखते हैं कि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उन्हें घर पर ही रखा जाता है या उन्हें बहुत ही मुश्किल से 10th तक या 8th तक ही पढ़ने दिया जाता है। मतलब बहुत जल्दी उनको पढ़ाई करने से क्या कर दिया जाता है, गर्ल्स होती है उनको रोक दिया जाता है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम इंडियन सोसाइटी में मतलब हम आज भी अपने आसपास की सोसाइटी में देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट एंड इनएक्टेड मैनी लॉ टू ब्रिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेकर आई है कि हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जो वुमेंस के साथ ये जो बिहेवियर हो रहा है, बैड बिहेवियर, इसको क्या कर सके, रोक सके। इसके लिए वो गर्ल्स के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेके आती है कि अगर आपके घर में आपके घर में अगर गर्ल बॉर्न होती है, न्यू बेबी बॉर्न होता है, गर्ल है वो अगर, तो उसके होने पर आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। लड़कियों के लिए फ्री में हम एजुकेशन देखते हैं, या और भी बहुत सारी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए चलाई कि आप गर्ल्स के अगर 12th में इतने परसेंटेज आते हैं तो उन्हें स्कूटी मिलती है या उन्हें फ्री एजुकेशन मिलती है या उन्हें यूनिफॉर्म मिलती है या आगे जाकर वो अपने कॉलेज की पढ़ाई फ्री में कर पाएगी। इस तरह की काफ़ी सारी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने किसके लिए, वुमेंस के लिए चला रखी है, उनके डेवलपमेंट के लिए चला रखी है। डू यू नो 8 मार्च इज़ ऑब्जर्व एज वुमेंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ ये पूरा 8 मार्च जो है पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है वुमेंस डे। मतलब 8 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब सभी के साथ समानता का व्यवहार। हम जो बिहेवियर कर रहे हैं वो सभी के साथ क्या करें, समान करें, इक्वल करें। द राइट टू इक्वलिटी गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन एंड सेक्स। यहाँ ये बोल रहे हैं राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि हम सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, मतलब सभी के साथ इक्वली ट्रीट करते हैं। चाहे हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करते, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन किसी भी धर्म का हो, वो चाहे वो सेक्स मीन्स चाहे मेल है या फीमेल है वो, या चाहे किसी भी कास्ट का हो, धर्म का हो, रेस कहीं पर से भी बिलोंग करता है, चाहे वो विलेज में रहता है, चाहे सिटीज़ में रहता है या कहीं पर भी वो रहता हो, हम उसके साथ किसी भी चीज़ को लेकर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। सभी क्या है, इक्वल है। चाहे उन्हें एजुकेशन लेनी है, चाहे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे उन्हें कोर्ट में क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, या उन्हें किसी भी टाइप की फैसिलिटी चाहिए, तो हम उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते सर। तो ऐसा लॉ यहाँ बना हुआ है हमारे इंडिया में राइट टू इक्वलिटी का, कि हम सभी के साथ क्या करें, समानता का व्यवहार करें। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म, कि उन्हें अपना धर्म मानने की आज़ादी है, कि वो जिस धर्म को मानना चाहे उसे वो मान सकते हैं। रिलीजन मीन्स धर्म, कि किसी को हिंदू धर्म फॉलो करना है, किसी को मुस्लिम करना है, क्रिश्चियन करना है या सिख धर्म फॉलो करना है, तो वो फ्री है अपना धर्म फॉलो करने के लिए, अपना जो रिलीजन है वो फॉलो करने के लिए। यस देखिए, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टेट दैट ऑल सिटीजन आर
फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। मतलब राइट टू फ्रीडम में ये है कि जो आप किसी भी धर्म को मानने के लिए फ्री है और आप उस धर्म की, अपने धर्म की शिक्षा या आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। इस तरह का जो लॉ है वो भी हमारे यहाँ बना हुआ है कि हम रिलीजन, धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। जो इंसान, जो पब्लिक जैसा धर्म वो मानना चाहती है मान सकती है, जो त्यौहार उसे मनाना है, जो कल्चर उसे अडॉप्ट करना है कर सकती है। हम किसी को ऐसा करने से रोक नहीं सकते और कोई किसी को नहीं रोक सकता है। जो अपनी इच्छा से धर्म अडॉप्ट करना चाहता है, जो रिलीजन अडॉप्ट करना चाहता है, कर सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, राइट टू एजुकेशन। जो इस टॉपिक का, इस वीडियो का भी आप लोगों के क्या है, लास्ट टॉपिक है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन से आप समझ रहे होंगे शिक्षा का अधिकार, कि सभी के पास क्या है, राइट है एजुकेशन लेने का, शिक्षा लेने का। यस देखिए, द राइट टू एजुकेशन स्टेट दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 16 to 14 ईयर। कि 16 से 14 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें क्या है, फ्री एजुकेशन का राइट है। हम उनसे किसी भी टाइप का वर्क हम लोग उनसे नहीं करवा सकते हैं। और सभी जो स्टेट्स है, सभी जो राज्य है, उनको ये इंश्योर करना होता है कि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो क्या है, कंपलसरी। और जो सभी जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, वो क्या है, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए लाइक फ्री, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, फ्री बुक सप्लाई करवाना, वो भी इसी का ही पार्ट है। उनको मिड डे मील, जो लंच टाइम में उनको खाना मिलता है, वो प्रोवाइड करवाना, या और भी उनको फैसिलिटीज एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करवाना। क्या किसका वर्क है, ये स्टेट का वर्क है। उनकी उन्हें जो फ्री और कंपलसरी है इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। इसे हम शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते। इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं कि हम उन्हें कहीं काम पर लगा दें। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो फॉर मनी के लिए क्या करते हैं, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी क्या करते हैं, काम पे लगा देते हैं। तो फिर क्या है, ये अनलॉफुल है, उसके लिए उन्हें जेल भी जाना होता है, या जिसने उन छोटे बच्चों को काम पे रखा है उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, या उन्हें कोई पनिशमेंट भी मिलती है, फाइन वगैरह पे करना होता है। तो इसलिए 16 to 14 एज तक के बच्चों को किसका राइट है, एजुकेशन का राइट है, और इससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ हमने पढ़ लिया है 3 जो राइट्स हैं, ये कंपलसरी राइट्स है। ओके, अब नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पर आ जाइए आप लोग। पेज नंबर 31 पर जो एक्सरसाइज दी हुई है, फर्स्टली वी डिस्कस एमसीक्यूज। इक्वलिटी मीन्स, इक्वलिटी का क्या मीन्स है, समानता। इक्वलिटी का क्या मीन है, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी सिटीजन्स क्या है, कानून की नज़रों में इक्वल है, समान है। आज सेकंड क्वेश्चन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स, कि राइट टू फ्रीडम जो रिलीजन में, धर्म में फ्रीडम का मीन्स क्या है। तो ऑल सिटीजन आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, कि वो अपने जो धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है, कि जिस धर्म की वो प्रैक्टिस करना चाहे, जिस धर्म को वो मानना चाहे वो मान सकते हैं। उन्हें रिलीजन, अपना धर्म मानने की आज़ादी है। थर्ड वन इज जस्टिस मीन्स, जस्टिस का क्या मीनिंग है, तो फेयरनेस इन द वे दैट पीपल आर ट्रीटेड, कि लोगों के साथ फेयरली ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रैफिक जैम्स आर द रिजल्ट ऑफ रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ट्रैफिक जाम किसका रिजल्ट है, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन का। तो इट्स ट्रू कि जो रैलियाँ होती है या प्रदर्शन होते हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, तो ट्रू। सॉरी, अपोजिशन हैज़ नो रोल इन डेमोक्रेसी। अपोजिशन का क्या रोल नहीं होता है डेमोक्रेसी में, होता है, तो ये फॉल्स है। थर्ड, मास मीडिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। मास मीडिया क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, तो ट्रू है ये। लॉन्चिंग मूवमेंट इज वन ऑफ द वे ऑफ शोइंग डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ इट्स वर्किंग, तो इट्स ट्रू। पब्लिक ओपिनियन कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रू है ये। द कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस शुड बी रिजॉल्व थ्रू वायलेंट मेथड, या कॉन्फ्लिक्ट और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, वायलेंट मेथड से, तो ये फॉल्स है। हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनको डिस्कशन या डिबेट करके सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द कॉलम। धरनाज एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसको मोबिलाइजिंग पीपल अगेंस्ट सम एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जो धरना वगैरह देते तो वो क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, मतलब कलेक्ट्री के बाहर जाकर या राष्ट्रपति भवन या उनके बाहर जाकर जो धरना देना। वो BR अम्बेडकर, उन्होंने क्या किया था, तो अपोज इन वो किसके अपोजिट थे, इनजस्टिस और इनटचेबिलिटी के। देन थर्ड इज अपोजिशन, तो ए चेक अपॉन गवर्नमेंट। मास मीडिया मीन्स होता है न्यूज़पेपर और टेलीविज़न चैनल्स को बोला है। इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
तो कॉज इनइक्वलिटी इन सोसाइटी, एंड देन लास्ट शेड्यूल कास्ट तो वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो स्टूडेंट्स योर पार्ट सेकेंड इज कंप्लीट एंड नाउ चैप्टर 4 इज कंप्लीट एंड वी ऑल्सो कंप्लीट आवर एक्सरसाइज. और पार्ट सेकेंड में हमने किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है वो देखा है, देन उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं डिबेट एंड डिस्कशन के थ्रू. देन वी डिस्कस अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड व्हाट इज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू एजुकेशन वी डिस्कस इन दिस वीडियो. तो आवर पार्ट सेकेंड इज कंप्लीट स्टूडेंट. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.